Lok Sabha elections are just round the corner, and the BJP has announced its first list of candidates, a list of 195 candidates who will be contesting the upcoming Lok Sabha elections. In the first list, the BJP has fielded 34 of the central government ministers, including Amit Shah, Rajnath Singh and Smriti Irani. Prime Minister Modi, of course, will be fighting once again from his constituency of Varanasi. On the other hand, Congress's talks are currently underway on their list of candidates for the Lok Sabha polls, and what really will be their strategy to now put the faces as counters against those that have already been floated by the BJP will be very interesting to see. On that note, I'm being joined by Mr. Itala Rajendra, who's the BJP candidate for the constituency of Malkajgiri in Telangana. Mr. Rajendra, thank you so much, sir, for speaking with us. I want to begin by understanding from you. It's currently, sir, that the constituency is being held by the Congress party, and last time around it was the TRS that gave a very close fight. The BJP now entering the fray this time around. What really is the thought and the strategy going into this, making it a three-way contest? Madam, actually भारतीय जनता पार्टी आज नहीं जीएचएमसी में बहुत स्ट्रांग था। जीएचएमसी इलेक्शंस में मलकारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मलकारी पार्लियामेंट परिधि में बहुत सीट जीता था और भारतीय जनता पार्टी थर्ड प्लेस आया था उस टाइम पे। आज स्थिति बहुत बदल गया है। आज साउथ इंडिया में पर्टिकुलर तेलंगाना में स्पेशली जीएचएमसी में मलकारी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को जिताना बोल के जो ग्रामीण प्रांत प्रजा भी मान रहा है और अर्बन पीपल भी मान रहा है मैडम। इसीलिए ये मलकागिरी में आने वाला दिन में डेफिनेट जीतने का सीट भारतीय जनता पार्टी का है। और सेकंड थिंग ये मलकागिरी में लास्ट टाइम जो जीता था रेवंत रेड्डी, अभी उन्हें मुख्यमंत्री बना था, उससे पहले टीआरएस भी जीता था। उससे पहले 2009 में मलकारी पार्लियामेंट पहले बार आया था। उस टाइम पे सर्वे सत्यनारायण बोल के एक सीनियर शेड्यूल कास्ट लीडर जीता था। Yes, मैडम। Okay, but Mr. Rajendra, for Telangana, sir, what really is the strategy then of the Bharatiya Janata Party? We're looking at 17 seats. Last time around, the BJP did manage to win 4 of the 17 seats. How exactly is the BJP hoping to then improve on this number, and what is the strategy, sir? आप जानते हैं जो असेंबली इलेक्शंस को लोकल इलेक्शन जानते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस को नेशनल इलेक्शन जानते हैं। वो प्रजा ने आप बता रहे रूरल से लेके अर्बन तक, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था वो चले गया। अभी जो इलेक्शन आ रहा है वो मोदी जी का इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन है बोल के जो परसेप्शन बना था, जो इस देश सेफ रहने के लिए, इस देश आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में जो प्रोग्रेसिव चर्चा होना, जो सारे दुनिया के अंदर ये सेल्फ रेस्पेक्ट जितना जो बढ़ा था, इसके कारण मोदी जी है। मोदी जी को जिताना, देश को सेफ रखना बोल के एक परसेप्शन है। इसीलिए इससे पहले कितना वोट आया वो सभी लोग सभी नहीं मानते। कार्यकर्ता कितना है, पोलिंग बूथ कितना है, पोलिंग बूथ कमिटीज कितना है, वो सभी नहीं। स्ट्रैटेजी के अलावा हर एक घर में जो एक्चुअली लेडीज में और ज़्यादा है, इस बार मोदी जी को वोट डालना बोल के हर एक घर में जो लेडीज है, लेडीज भी मान रहा है। वाई? बिकॉज अभी असेंबली में पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन जो पास किया था मोदी जी ने, वो भी कारण है। इसीलिए आने वाला दिन में स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, 17 सीटों में सीरियसली लड़ना बोल के निर्णय ले चुका है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने दिस टाइम हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग चला था, उसी टाइम निर्णय लेके आने वाला दिन में ये पार्लियामेंट सीट जीतना हमारा कर्तव्य है बोल के हमको दिशा निर्देशन देने के बाद हमारा सेंट्रल पार्टी बहुत ध्यान दिया और स्ट्रैटेजी बनाया और सब कुछ करके आने वाले दिन में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट सीट आने वाला इलेक्शन में बीजेपी जीतेगा। ओके, राजेंद्र जी, अभी हाल ही में तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं
जहाँ पे कांग्रेस has wiped out the TRS to become the front runner in the state. Is there a feeling कि कांग्रेस की जो अभी असेंबली में विक्ट्री हुई है कहीं ना कहीं it could have an impact on the result for the general elections as well? एक्चुअली मैडम, बीआरएस पार्टी के ऊपर बहुत नाराज था लोग। किसी हाल से थर्ड टाइम केसीआर सीएम नहीं बनना बोल के शपथ लिया है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी अल्टरनेटिव को समझा था, मगर ये कांग्रेस पार्टी, ये बीआरएस एंड बीजेपी एक ही है बोल के जो नारा उठाया था, जो माहौल बनाया था। और सेकंड थिंग क्या है, जो वादा किया था तेलंगाना प्रजा क्षेत्र के अंदर, वो वादा बहुत ज़्यादा किया था। इसीलिए क्या हुआ था, वो विच इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, वो वादा जब किया था, वो वादा देख के एंड केसीआर को हराना बोल के, और कि बीजेपी बीआरएस एक ही है ना, कई को डालना बोल के वैसा वोट डाल के वो गवर्नमेंट आया था। मगर इस बार तेलंगाना प्रजा को समझ में आया है, जो रेवंत रेड्डी इलेक्शन पहले जो वादा किया था वो अमल होने का नहीं है, उतना सत्ता भी नहीं है। खुद यहाँ का गवर्नमेंट एक वाइट पेपर रिलीज किया था असेंबली में, क्या अभी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। जो वादा किया था तेलंगाना प्रजा के लिए वो अमल होने का सवाल नहीं है। उसमें ज़्यादा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, केसीआर जी ने 1 लाख लोन वेवर करने के लिए 2018 में वादा करके 2023 तक अमल नहीं की थी। ये सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार 2 लाख लोन वेवर के लिए जो वादा किया था, हाउ दे विल इम्प्लीमेंट, अभी धीरे धीरे मालूम हो रहा है। जो हर एक महिला को 2500 रुपीज़ वृत्ति देने के लिए जो वादा किया था, अभी तक अमल नहीं हुआ। इसलिए जितने जो वादा किया था उतना अमल करने का तेलंगाना में इकोनॉमिकल स्टेटस उतना नहीं है। देयरफॉर तेलंगाना प्रजा ने जो रेवंत रेड्डी जो बात बोला वो बात गलत है, वो अमल होने का नहीं है। इसीलिए ये सेकंड थिंग क्या है, अभी केंद्र पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास जाके हमको एफआरबीएम लोन्स 3% बस रहे होता, 3.5 अलाउ करो बोल के बता रहे, और थोड़ा केंद्र सरकार का सहायता मांग रहा है। तेलंगाना प्रजा ने समझ रहा है, इनको वोट डाल के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को काई को, अगर इस तेलंगाना स्टेट अगर आगे बढ़ना पड़े तो, डेवलपमेंट होना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले तो केंद्र में सरकार आएगा, केंद्र सरकार थोड़ा हमको डेवलपमेंट करेगा बोल के समझ रहे। अभी हमारे तेलंगाना के अंदर मैं समझता हूँ, सिंस इंडिपेंडेंस से लेके 2014 तक जितने जो नेशनल हाईवेज बना था, 10,000 में मोदी के नेतृत्व में उतना नेशनल हाईवेज बना था। और सेकंड थिंग, इससे पहले जो रेलवे स्टेशन है वो कितना गंदा था। अभी हर एक रेलवे स्टेशन भी हो, रेलवे लाइन्स इंप्रूवमेंट में भी हो, और हमारे पास जो रामगुंडम फिटनेस कंपनी 6,300 करोड़ रुपीस खर्च करके जो अमल किया था, वो एस्टेब्लिश किया था। तेलंगाना फार्मर्स लोग फिटनेस का शॉर्टेज खत्म हो चुका, इसीलिए डेवलपमेंट आना है तो बीजेपी को वोट डालना है, फिर कांग्रेस को वोट डाले तो केंद्र में सरकार बनाने का ताकत नहीं है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को 40 सीट जीता था, अभी भी वही सीट जीतता नहीं जीतता। इसीलिए सरकार जो केंद्र में बनता है, मोदी जी का सरकार बनेगा, मोदी जी को वोट डालना बोलकर निर्णय ले चुका है। Okay, at the same time, Mr. Tara Rajendra, in a lot of states, particularly in the south, there is a stronghold of regional parties. Has the BJP's developmental push, जो एक विकास का पुश है, आज भी हमने देखा प्रधानमंत्री जी थे तेलंगाना में, he's inaugurated projects worth over rupees 50,000 crores. Is that, do you feel then enough to sway the voter for the general election, or was there a need to put out several strong regional leaders in the south as well, beyond the Prime Minister? आप जानते हैं, इससे पहले नॉर्थ एंड साउथ को बहुत गैप था। मोदी जी आने के बाद वो गैप कम हो रहा है। आप मानते हैं, आप देखते भी हो, जम्मू कश्मीर से लेके आज केरला तक, तमिलनाडु तक, हर एक स्टेट का प्रजा मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री बोल के जानता है। इतना चेंज हुआ है।
आपको मालूम है केरला में हमारा वोट शेयर कैसा बढ़ रहा, अभी हमारा तमिलनाडु में वोट शेयर कैसा बढ़ रहा, कर्नाटका में तो वो साउथ स्टेट है, हमारा इससे पहले गवर्नमेंट था, आप जानते हैं। अभी आंध्रा में भी हमारा पार्टी से गठबंधन रखने के लिए कितना कोशिश हो रहा आप देख रहा है। एंड हमारा तेलंगाना के अंदर इससे पहले 7% वोट था, अभी 15% तक आया है। इसीलिए आने वाला इलेक्शन कभी भी जो स्टेट का इलेक्शन जो होता है कम वोट मिलता है, जो नेशनल इलेक्शन होता है ज़्यादा वोट मिलता है। 1998 में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट्स आया आपको मालूम है। एंड 2019 में जो 4 सीट जीत के आया था, अभी हमें असेंबली इलेक्शन में 8 MLA जीते थे एंड 19 सीटों में हम सेकंड पोजीशन में आया था, 46 सीटों में हमारा डिपार्ट आया था। ऐसा हमारा वोट शेयर बढ़ गया था, हमारा ऊपर थोड़ा भरोसा भी बढ़ा था। नेक्स्ट इलेक्शन में तो 100% साउथ में जो रीजनल पार्टीज जो नए अमल होने का जो वादा करता है वो अभी धीरे धीरे मालूम भी हो रहा है। ये साउथ में भी नेशनल पार्टी रहना है, जो रीजनल पार्टी है वो फैमिली पार्टी से, वो रीजनल पार्टी पैसा कमाने के लिए काम करता है। इसीलिए जो बगैर करप्शन और डेवलपमेंट अगर स्टेबल गवर्नमेंट होना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी देगा बोल के जैसा नॉर्थ में आ रहा है साउथ में भी आने का उम्मीद है। Okay, all right, Mr. Rajendra, thank you so much for joining us on NewsXR to take us through the BJP's vision, particularly for the state of Telangana for the upcoming Lok Sabha elections. My colleagues, meanwhile, have also spoken to Manoj Tiwari, the BJP candidate for Northeast Delhi, and Basuri Swaraj, the BJP candidate for New Delhi for the upcoming Lok Sabha polls. We leave you there with these conversations. Have a look. दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो आई है उसमें 4 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, आपको रिपीट किया गया है। तो क्या कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली को लेकर? नहीं, दिल्ली में कुछ लोगों को नया मौका दिया गया है। काट जिनका टिकट फिर तीसरी बार नहीं हुआ, उनका काम कुछ और दिया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा पुराना एक कल्चर है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत हैं, तो कभी कभी किसी को कुछ और काम, कभी किसी को कुछ और काम। मुझे फिर कहा गया है कि नहीं तुम अभी सांसद लड़ो, तो मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का। लेकिन जिनको नहीं भी दिया गया उनके लिए कुछ और काम बड़ा पार्टी देगी, ऐसा मेरा विश्वास। जी सर, बस आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से राहुल गांधी को वायनाड से नहीं मिल रही है अपॉर्चुनिटी और प्रियंका गांधी दमन और दीव से चुनाव लड़ने वाली है, तो विपक्ष के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या करें, विपक्ष वाले ही अपने अलायंस में वायनाड से राहुल को जगह नहीं मिल रही है, सोनिया जी को रायबरेली से विश्वास नहीं है, राज्यसभा जाना पड़ रहा है, और पुश्तैनी जमीन कहने वाले यूपी को प्रियंका जी भाग के दमन और दीव जा रही हैं। तो ये तो मेरे लिए वो जो पुरानी लाइन होती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने खुलकर बहुत सी बातों पर अपने जवाब रखे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मेहंदी। हमारे साथ बात करने के लिए बासुरी स्वराज जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से अभी आपको कुछ ही घंटे हुए हैं टिकट मिले हुए और आपका कैंपेन जो है ऑफिशियल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन वो स्टार्ट हो गया, क्या कुछ आज का प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम ये आप मेरी सारी की सारी बहनें देख रही हैं। आज हम लोग शक्ति वंदन कार्यक्रम में आप देखिए यहाँ पर वॉक के लिए आए हैं। सारी की सारी मोदी जी की जो विकास की नीतियाँ हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए ये एक अभियान है। आप इतनी खूबसूरत प्लैकार्ड्स देखेंगे, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शंस मिले हैं। मेरी मातृशक्ति को धुएं से आज़ादी मिली, चूल्हे से आज़ादी मिली। 14 करोड़ लोगों को घर तक जल नल से पहुंचाया गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है। ये सारी की सारी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। वहीं अगर बात करें तो कल जो है काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने न्यू गवर्नमेंट जब बनेगी उसके 100 दिन की प्लानिंग जो वो भी अभी से शुरू हो गई है। सॉरी, मुझे न्यू गवर्नमेंट जब बनेगी
ये उसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई। 100 दिन की जो प्लान है वो भी कल काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रनीति करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करें तो चुनाव जरूर है, लेकिन विकास का कार्य नहीं रुक रहा। और इसीलिए आप देख रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी वो विकास की नीतियों पे अग्रसर है। वही कहीं ना कहीं आप पे हमला जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस की बात कही, आपने मणिपुर की बात की, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ही घंटे हुए और आप पे बहुत ज्यादा अटैक जो है वो आतिशी और तमाम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 10 साल तक उन्होंने दिल्ली में राज करा है, उन्होंने कोई विकास तो करा नहीं। तो 2024 की तैयारी क्या इस मुद्दे पे होगी कि मैंने कोर्ट में एज अ वकील किसके लिए अपेयर करी हूँ। और विनम्र निवेदन है आतिशी जी के साथ कि उनकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है। अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो मुझ पर फ़ोन कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑर्डर्स मैं ही भेज दूंगी ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने कल काफ़ी गलत तथ्य बोले हैं। वहीं कैंडिडेट चेंज करने को भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं कि अगर काम किया होता तो कैंडिडेट चेंज नहीं होते, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। अजीब सी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी को भाजपा के उम्मीदवार की बड़ी चिंता है और उन्होंने स्वयं एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिनको खुद आम आदमी पार्टी का काडर जो है पसंद नहीं करता। राजेंद्र नगर में जो हुआ, जहां पर खुद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमनाथ भारती जी के प्रति आक्रोश दिखाया, उस पे आतिशी जी क्या कहेंगी। और रही बात नारी विरोधी होने का, तो देखिए सोमनाथ जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो जग जाहिर सी बात है। ठीक है, दिल्ली में कितनी सीटें? आखिरी सवाल है, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे बासुरी स्वराज जी हमसे बात कर रही थी। और आज खास तौर पर जो मार्च है महिलाओं की तरफ से वो दिल्ली में निकाली जा रही है और पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में भाजपा जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू सिंह, न्यूज़ दिल्ली। All right, on that note, I'm also being joined by Kamaljeet Sehrawat, BJP's pick for the West Delhi seat. Kamaljeet ji, thank you for taking our time. I understand you were in the middle of a lot that is going on right now, but I just want to understand, ma'am, what really will be the BJP's strategy going in this time around? The Bharatiya Janata Party swept Delhi last time as well, but several new faces fielded this time. What's the strategy? मेरा ये कहना है कि आपने जैसे कहा कि दिल्ली की 7 सीटें लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, इस बार भी 7 सीटें, लेकिन एक फर्क होगा, इस बार मतदान हमें ज्यादा मिलेगा, इस बार वोट हमें ज्यादा मिलेंगी। तो मेरा कहना है कि हमारे नए चेहरे चाहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन साथ साथ चलता है और हम लोग सभी कार्यकर्ता बारी बारी एक से दूसरी स्थान पे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं। इस बार जैसा कि मुझसे पहले बांसुरी जी बोल रही थी, मैं अगर आप मुझे नया चेहरा कहें तो राजनीति में आप मुझे नया चेहरा नहीं कह सकते हैं जी, राजनीति में नहीं, फॉर द सीट ऑफ वेस्ट दिल्ली मैम, पॉलिटिकल नहीं, साउथ दिल्ली से मेयर रही, तो हम लोगों का ये सत्ता और संगठन का आपस का ट्रांसफर, इसको आप ये कहिए कि एक पार्ट ऑफ द सिस्टम रहता है। और जो आपने चुनाव की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर भारी बहुमत से विजयी होने वाली है। Okay. As far as West Delhi is concerned, ma'am, what are your thoughts and plans for your constituency? Ma'am, West Delhi is very much different constituency. It is demographically as well as geographically, it's a very big constituency. And it consists many different areas, like they have Dwarka, they have Punjabi Bagh, they have JJ cluster, and as well as the villages. We have the different strategy for all the areas, and we are fortunate that Modi ji has the policies for different sector, different age group and different demographics. So whatever he has done in last 10 years, we just have to communicate to the people, and this time we are taking the suggestions from the common person. So this Sankalp Patra, the coming to 2024 will be the Sankalp Patra, the manifesto of the common people. So when the people knows that in last 2 elections in 2014 and 2019, over most of 90% of the manifesto things were completed by the Modi government, and this time the Sankalp Patra will be made by taking the ideas from the people only, and they know that whatever Modi is saying, it will be done. So this guarantee to work to be done, this type of guarantee will
make us benefit to take more votes in Delhi. ओके कमलजीत जी, आप कह रही हैं कि जो मैनिफेस्टो है वो ऑफ कोर्स लोगों के सजेशंस पर बेस्ड होगा, तो वेस्ट दिल्ली से या आपके एरिया के आसपास से आपको किस तरीके के सजेशंस अभी तक आए हैं? आपने क्या पिकअप करा है फ्रॉम द ग्राउंड कि क्या ज़रूरत है लोगों को? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं होता जी, तो लोगों की सबसे पहली ये मेरे पास सुझाव आए हैं कि जब पूरे भारत में ही लागू है तो दिल्ली में क्यों नहीं लागू है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे। आपको पता है कि पूरे भारत में 2 ही स्टेट ऐसी हैं जहां आयुष्मान भारत 5 लाख एक आम व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को जो हेल्थ का मेडिकल कवर मिलता है, वो दिल्ली और बंगाल में सिर्फ नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली और बंगाल की सरकार ने उनको यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। तो सबसे पहले तो हमारी मोदी जी से निवेदन रहेगा कि इस जनता की भलाई के काम को बिना किस तरह से स्टेट की सहमति के बिना भी लोगों की भलाई के लिए लागू किया जाए, हमें ये देखना होगा। दूसरी बात, जहां झुग्गी वहां मकान, आम आदमी पार्टी ने इसका दावा किया था, कांग्रेस करती ही रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अपने पिछले पीरियड में दिल्ली में काफी जगह पर मकान दिए गए हैं, हम इस स्कीम को बढ़ाएंगे। किसानों की बात करूं, मैं दिल्ली देहात की बात करूं, मैं खुद उस क्षेत्र से आती हूं, तो 2000 रुपए पर एकड़ की जो हमारी किसान सम्मान निधि है वो नहीं मिल रही है। जब हम गांव में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने के लिए परमिशंस नहीं मिल रही हैं। जब हम जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई पेंशन नहीं मिल रही है, लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक फेल है, हमें आयुष्मान दीजिए। तो हम इस तरह की सभी योजनाओं को लेकर जब हमें सुझाव आ रहे हैं, इस तरह की योजनाओं को हम लागू करने के लिए दिल्ली में कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जहां फेल हुई है वहां में ये ना भी अपनी सहमति दे तो भी हम इन कामों को दिल्ली में कर पाए। ऑल्सो कमलजीत जी, आज ही दिल्ली गवर्नमेंट का बजट भी आया है जिसमें ऑन अ स्टेट लेवल उन्होंने महिला सम्मान योजना जारी की है, ₹1,000 to all women above the age of 18 years. Do you somewhere feel that this could possibly sway the female voter of the capital? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, पिछले 5 साल में दिल्ली में कितने बीपीएल कार्ड बने हैं, कितने बुजुर्गों को पेंशन मिली है? अगर ये सब हुआ है तो लोग अगले 1000 रुपए पे विश्वास करेंगे। ये जो जुमलेबाजी है, ये जो झूठ की बात है, ये आम आदमी पार्टी का एक हथियार है, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है। मोदी जी ने जो कहा, उज्ज्वला योजना कही, शौचालय कहा, जल से नल से जल कहा, वो सभी काम करके हम अपनी रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, मार्शल्स को इन्होंने रखा था बसों में, लेकिन आज उनको जॉब से निकाल दिया गया। डीटीसी बसों की क्या हालत है? अगर डीटीसी बसें दिल्ली को नहीं मिली हैं तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? तो नए वादे करने से पहले क्या पिछले कामों का क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या दिल्ली की जनता नहीं पूछेगी? क्या दिल्ली की जनता नहीं पूछेगी हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कि आप खुद मोहल्ला क्लिनिक में हमारा इलाज नहीं करा सकते? दवाइयां वहां पे जो मिलती हैं वो सब स्टैंडर्ड मिलती हैं, और मोदी जी हमें एक योजना दे रहे हैं, उसको में भी आपको क्या तकलीफ है? तो आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना होगा। ओके, ऑलराइट, उनको बताना होगा कि आप दोनों विचारधारा कर गए। Okay, Kamalji ji, we seem to be also losing that line with you, but thank you so much for taking our time to speak to NewsX and give us your thoughts and ideas on what you have in store for the constituency of West Delhi, where Kamalji Sehrawat is the face of the BJP for the upcoming Lok Sabha elections. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.